मेरे जैसे कलाकार जो थिएटर से आए थे, या और भी बहुत सारे कलाकार जो बड़े महान कलाकार आए, चाहे वो इरफान आया, चाहे वो के आया, चाहे वो नवाज़ या पंकज और या विजय, जयदीप, ये सारे लोग जो अब, और नाम लीजिए, इतने कमाल के कलाकारों को जो चांस मिला, और वो एक हद तक सिनेमा हमको दे सकता था। बॉकेट वॉकेट पे इतना ध्यान क्यों देना है? जब सोशल मीडिया वगैरह को इतनी तवज्जो हम बड़ी अन्यथा ही देते हैं। जी। आप फ़ोन देखना तो बंद, आप दोनों कैसे हैंडल करते नहीं, हैं? आप फ़ोन देखना बंद कर दीजिए अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं, आपको बॉदर ही नहीं करेगा। तो आप इतने उत्सुक मत होइए कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, इतना उत्सुक होने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्विटर पे भी जा रहे हैं तो अपनी बात कह करके निकल जाइए वहाँ से। सबसे पहले आप स्क्रिप्ट देखते हो कि क्या इसमें ऐसी चीज़ है, जब आप पढ़ रहे होते हो तभी पता चल जाता है कि मैं इसका पार्ट होने वाला हूँ कि नहीं तो मैं सच में बताऊँ, मैं 25 से 30 पेज पढ़ता हूँ ज़्यादातर स्क्रिप्ट का। बट आज मैं कह सकता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की वजह से नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं 18 साल की उम्र में निकल गया था। उनकी वजह से इसलिए क्योंकि उन्होंने एक फ्रीडम दिया कि तुमको जो मन करे करो अपना जैसा है, उन्होंने दबाव नहीं डाला। लेकिन उसके बाद जो सिनेमा में जब से मेरी शादी हुई, जिस तरीके से शबाना ने मेरा साथ दिया है, वो अपने आप में मैं कहूँगा कि अगर वो नहीं होता मेरे जीवन में तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। बहुत मुश्किल होता, बहुत ज़्यादा। नमस्कार, मैं रेखा खान। मनोज वाजपेयी मेरे बहुत ही पसंदीदा, प्रिय, समर्थ अभिनेता का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे मेरा पहला इंटरेक्शन है, लेकिन मनोज जी को तो ऐसा लगता है कि हम लोग शायद साथ में बड़े हुए हैं इतने अरसे से जानते हैं। तो सवाल यहीं से मैं शुरुआत करूँगी कि गुलमोहर जब हम सुनते हैं तो एक बहुत ही प्लीजेंट फीलिंग आती है, क्योंकि जो गुलमोहर का जो पेड़ है, जो गुलमोहर का जो फूल है, वो हमारी ज़िंदगी में मतलब एक कहते हैं ना कि एक पॉजिटिविटी, एक जोड़ना, एक खूबसूरती, हाँ। क्योंकि उसके गुच्छे ऐसे होते हैं ना कि वो फूल ऐसा है कि वो एक कहते हैं ना कि टुगेदरनेस, हाँ। वो वाली भी एक मतलब खूबसूरती के साथ भी। तो मैं दोनों को ये जानना चाहूँगी कि मनोज जी आपके लिए और राहुल जी आपके लिए गुलमोहर क्या है, उसको आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मेरे लिए गुलमोहर जो है वो एक खूबसूरती भी है, और आप टुगेदरनेस की बात की आपने, वो किसी भी फूल में ना वो एक कमाल की चीज़ होती है कि उसके जो पंखुड़ियाँ मिल करके जो है एक सुंदर चीज़ बनाते हैं जी। बस सारे फूल के साथ में, गुलमोहर के साथ में वो ज़्यादातर है कि गुलमोहर जितने पेड़ पे दिखाई देते हैं उतने ज़मीन पे भी दिखाई देते हैं। सो ये फैमिली भी कुछ उस तरह से है जी, कि ये बनती है, बिखरती है, टूटती है, फिर बनती है जी। तो मेरे ख्याल से इन्होंने एक्सीडेंटली नाम रखा उसका, लेकिन अपने आप ही इस पूरी की पूरी कहानी के साथ ये बैठ जाती है जी। आप बताएं राहुल जी। नहीं, वही, और लाइक यू सेड, द वर्ड इटसेल्फ इतना खूबसूरत शब्द है, और इसमें एक बहुत अजब किस्म की मिस्ट्री भी है जी, नॉस्टैल्जिया भी है, क्योंकि आप ये सुनते हो ये वर्ड और फिर आपको अपने अपने यादें आ जाती है। तो वो थॉट जब आया कि अच्छा ये वर्ड बहुत सुंदर है, आई लव द गुलमोहर ट्रीज़, और ये दिल्ली में हमने सेट किया था स्टोरी को। तो दिल्ली में अगर आप देखें तो सड़क के दोनों पार गुलमोहर के पेड़ होते हैं हाँ। जो आप देखते ही मुस्कुराते हो। बिल्कुल। तो it just blended in very seamlessly for us. मनोज जी, आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है और जितना भी आपका काम रहा है, वो मतलब माशाल्लाह इतना विविधतापूर्ण है, इतना वैरायटीपूर्ण है कि डार्क भी है तो इंटेंस भी है, मतलब सब कुछ है उसमें। लेकिन आपके लिए एक एक्टर के तौर पे गुलमोहर को चुनने का सबसे मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न स्क्रिप्ट। हमेशा कोई भी स्क्रिप्ट आप या फिल्म करते हो, आप सबसे पहले आप स्क्रिप्ट देखते हो कि क्या इसमें ऐसी चीज़ है, जब आप पढ़ रहे होते हो तभी पता चल जाता है कि मैं इसका पार्ट होने वाला हूँ कि नहीं तो मैं सच में बताऊँ, मैं 25 से 30 पेज पढ़ता हूँ ज़्यादातर स्क्रिप्ट का। मैं पूरा पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि 25-30 पेज तक अगर मैं एज अ रीडर, इफ़ आई डोंट गेट एंगेज्ड with the craft of writing or the characters or the situations, वो 25-30 पेज के बाद तो ऑडियंस भी नहीं फिल्म को देख पाएगी।
25-30 पेज में पता चल जाता है, लेकिन जो फिल्में आप करते हो आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आपने शुरू किया और कब आपने ख़त्म किया। मैं आपको बहुत कमाल की बात बताता हूँ, कितनी बार ये होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, एंड सडनली मेरी वाइफ ने कहा कि अरे ये कर दो, अब आपने नहीं करोगे तो वो डांटेगी। तो आप जो है इमीडिएटली आप उठ के चले जाते हो, अनमने भाव से आप चले जाते हो, बट आपका दिमाग रहता है कि मैं कैसे जाकर के वापस मैं उस पे कनेक्ट हो जाऊं, जाकर के फिर से पढ़ना शुरू करूं। जी जी। सो इसकी जो सबसे जो यूनिक चीज़ लगी मुझे कि ये फैमिली फिल्म तो है, लेकिन ये वो फैमिली फिल्म नहीं है जो अमूमन लगातार लोग देखते रहे हैं। जी। अच्छी फिल्में बनी हैं, फैमिली फिल्में बहुत अच्छी अच्छी बनी हैं, लेकिन इसकी कुछ अजीब विचित्र बात है कि सब कुछ होते हुए भी, फैमिली फिल्म होते हुए भी, सुंदर फिल्म होते हुए भी, सुंदर कहानी होते हुए भी, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और कुछ एक जिसे कहें कि कुछ एक इसके जो किनारे हैं थोड़े से रुखे हैं। ओके। हाँ, तो इसके वो जो रूखापन है वो मुझे बड़ा पसंद आया इस कहानी का। वही है ना कि जब हम लोग एक रिश्तों में या किरदारों में एक कॉम्प्लेक्सिटीज देखते हैं, पता नहीं कई बार हमें एक ज़माना था जब बहुत ही रोज़ी दुनिया दिखाई जाती थी। हाँ। कुछ या तो फिर कैरेक्टर बहुत ब्लैक होगा या बहुत वाइट होगा, लेकिन हम लोग सब लोग कितने कितने अलग अलग लेयर पे कॉम्प्लेक्स्ड होते हैं। हाँ। और तो वो मुझे लगता है कि वो चीज़ें अब जिस तरह से पर्दे पे आ रही हैं। राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मैं थोड़ा जो आपके बारे में पढ़ रही थी, मीरा नायर और जिस तरह की आपकी फिल्में हैं वो बहुत ही मतलब एक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म रही हैं, बहुत ही सोच प्रेरक रही हैं। तो यहाँ पर आप एक मनोज वाजपेयी जैसे, जो कि एक कहते हैं ना कि एक टैलेंट का पावर हाउस है, और शर्मिला जी, वो तो मतलब उनको आप दोबारा ले आए तो हम जैसे लोगों के लिए तो एक ट्रीट है। तो ये कैसे आपने ये कॉम्बिनेशन बनाया, मतलब ये पूरे कलाकारों का किस तरह से शर्मिला जी को आप राजी कर पाए? सबसे पहले तो हम शर्मिला जी के पास गए थे जी। जब हम लिख रहे थे, तो ये इनका जो पार्ट है कुसुम पत्रा, अर्पिता जो मेरी को राइटर और मैं जब लिख रहे थे, हमें ये क्लैरिटी थी कि जो सबसे हेड ऑफ द फैमिली होगी वो एक मैट्रियार्क होगी, और जो बहुत ऐसी औरत होगी जिसने अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके से जिए, राइट फ्रॉम द 60s टिल नाउ, एंड शी प्लेज हर एज, शी प्लेज अ 76-year-old। फिर मैं उनके पास गया और उन्होंने 3 दिन लिए स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, 2-3 बार पढ़ा उन्होंने, और 3 दिन में उन्होंने हाँ कह दिया। वाओ। एंड वंस शी वाज ऑन बोर्ड, आई वेंट टू मनोज जी, वी रेड द स्क्रिप्ट टुगेदर, और 3 घंटे में इन्होंने मुझसे पूछा कि कब शूटिंग करनी है। तो ये दोनों एक बार तो जब बड़ा आ गए, कमाल हो गया। हाँ, और ये दोनों जब आ गए तभी बाकी के एक्टर्स भी आ गए। अमोल जी ने बहुत अच्छे से कहा था कि फर्स्ट रीज़न व्हाई ही इज़ डूइंग द फिल्म इज़ बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम, क्योंकि उन्होंने 2 फिल्में की है शर्मिला जी के साथ, मगर एक बंगाली और एक मराठी, और ये उनकी पहली हिंदी फिल्म होगी। और दूसरी रीज़न उनकी ये थी कि मैंने मनोज जी के साथ एक फिल्म की थी, अमोल जी ने, अक्स, पर इनका कोई सीन नहीं था एक साथ। तो दैट इज द सेकंड रीज़न व्हाई ही डिड द फिल्म। तो मैंने पूछा कि व्हाट अबाउट द स्क्रिप्ट एंड मी, ही सेड या दैट इज द थर्ड रीज़न। क्या बात है, क्या बात है। एंड कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक अगर परिवार सिस्टम की बात करूँ तो हम लोग, चूँकि मेरे अंडर में फीचर्स भी आता है और हम बहुत तरह के आर्टिकल करते हैं, हम परिवार सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि मोबाइल या इंटरनेट या जो जितना हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़े, उतना हम लोग ना बहुत ज़्यादा निजता पे बहुत बोलने लगे। हम बहुत बोलते हैं, अरे मेरी ट्विंस डॉटर है, मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा ये मत है। मैं तो जॉइंट फैमिली में हूँ, 9 लोग हमारे परिवार में रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि एक जो इंडिविजुअलिटी, एक मेरा मत, एक मेरा ये, मतलब फैमिली में भी बच्चा भी है तो उसका भी अपना एक से है और वो रखता है। तो कैसे आप देखते हैं कि कितना, मतलब आप भी एक परिवार में हैं, आप भी हैं, कैसे देख रहे हैं आपके आज के दौर में ये जो परिवार सिस्टम है कितना ज़रूरी है, लेकिन कितना खंडित हुआ है, कितना जुड़ा है, कितना बदलाव है? आई थिंक इंडिविजुअलिटी जो कहते हैं वो बुरी चीज़ नहीं है। यू हैव टू बी वेरी इंडिविजुअल इन योर माइंडसेट, कि आप अपने सोच को सबके सामने रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर इट बिकम्स एक्साइटिंग। मगर परिवार का मेरा ऐसा मानना, मैं न्यूक्लियर फैमिली से आता हूँ, मनोज जी जॉइंट फैमिली से आते हैं, शर्मिला जी जॉइंट फैमिली से आते हैं, सो आई हैव बीन ऑब्जर्विंग जॉइंट फैमिलीज अ लॉट,
एंड इट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू बी कि यार आप सब एक साथ कैसे रह सकते हो, आप इतने सारे ओपिनियंस, इतने सारे लोग, बाप रे। पर मैं न्यूक्लियर फैमिली से आता हूँ, तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग भी फॉर आप मी ऐसी फैमिली पे फिल्म बनाते बिकॉज हैं। इट वाज वेरी एक्साइटिंग टू ऑब्जर्व इट। बट परिवार मेरे हिसाब से, और फिल्म स्पीक्स अबाउट इट ऑल्सो, इट्स अबाउट द पीपल दैट यू चूज। आप खुद परिवार बनाते हो, कि आपका और मेरा अगर रिश्ता हो गया तो आप मेरा परिवार का हिस्सा हो गया। दैट इमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ ऑफकोर्स ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, दुनिया छोटी हो रही है, पर हम सब अकेले भी हो रहे हैं। तो बिल्कुल अकेले हो रहे हैं। कई बार हम लोग एक कमरे में होते हैं, सबके पास पर मोबाइल ये- होता है, सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कोई इंस्टा पे होता है, कोई Yeah. व्हाट्सएप पे होता है। जी। पर ये एफर्ट हमें ही लेना होगा कि एक दूसरे से बात करें, तो क्योंकि मैं राहुल जी वही जानना चाहूँगी कि फिल्म ऐसा कुछ मैसेज देती है या सिर्फ रिश्तों के लेयर को दर्शाती है, या फैमिली को लेकर के कुछ मतलब एक उस तरह की I think मैसेजिंग सब होगी? इंटरलिंक्ड है, सब कनेक्टेड है। इट्स अ ह्यूमन ड्रामा अबाउट ऑल दीज कैरेक्टर्स। और जो फिल्म है वो एक पोर्ट्रेट है ये सब किरदारों के बारे में जो ये घर में रहते हैं, और आज के टाइम की कहानी है जी। कि बदलाव कैसे आ रहा है और कैसे कहाँ हम जा रहे हैं। मनोज जी, आप तो अपनी पहले ही आपके सीरियल था भट्ट साहब का, मतलब आप तो शुरू से ही, चाहे आप बैंडिट क्वीन हो, आपकी जितना भी जो रहा है, आप हमेशा से एक बहुत ही मतलब मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि आप एक समर्थ अदाकार हैं, नेशनल अवार्ड है आपके हिस्से में, मतलब कहते हैं ना कि बड़ी उपलब्धियाँ हैं। और आपने लगातार जो एक स्टार सिस्टम है उसको पूरी तरह से लगातार आप उस पर वार करते हैं, उसको तोड़ते आते हैं, और एक कलाकार के तौर पे आप अपने आप को साबित करते आते हैं। लेकिन ये दौर आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये दौर में ऐसा है कि आपको ही सोच समझ करके रोल लिखे जा रहे हैं और आपके हिसाब से स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। तो ये बदलाव है, या मतलब कि इस बदलाव को आप कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैं बड़ा भाग्यशाली रहा, मैं सच में कहूँ। ओटीटी की कल्पना किसी ने नहीं की थी। नहीं की थी, बिल्कुल। मैं उस समय आया था इस इंडस्ट्री में जब स्क्रिप्ट का चलन भी नहीं था, वो ट्रेडिशन भी नहीं था कि किसी से आप स्क्रिप्ट मांग सको। और उसके बाद सत्य आए तब मुझे एक पावर मिला, तब मैंने स्क्रिप्ट मांगना शुरू किया। तब भी उस तरीके से स्क्रिप्ट मिलती नहीं थी, लेकिन बहुत सारी स्क्रिप्ट फिल्में जो मैंने की उसकी स्क्रिप्ट लोगों ने मुझे दिया। वहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे नहीं लगा था कि सिनेमा कभी भी मेरे जैसे कलाकार जो थिएटर से आए थे, या और भी बहुत सारे कलाकार जो बड़े महान कलाकार आए, चाहे वो इरफान आया, चाहे वो के आया, चाहे वो नवाज़ या पंकज और या विजय, जयदीप, ये सारे लोग जो अब, और नाम लीजिए, इतने कमाल के कलाकारों को जो चांस मिला, और वो एक हद तक सिनेमा हमको दे सकता था। लेकिन हमारे तरीके का जीवन और हमारे तरीके का चुनाव और हमारे तरीके के सपनों को पूरा करने की काबिलियत अगर किसी में थी तो वो ओटीटी के पास ही थी। क्योंकि जैसे ही आप बॉक्स ऑफिस से नंबर से आप आंकना शुरू करेंगे, तब हम कहीं नहीं टिकेंगे। हमने जो भी काम किया और जो करना चाहते थे हमने किया, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस नंबर के कारण हमें हमेशा जो है पिछली श्रेणी में रखा गया। बिल्कुल। और लेकिन तब भी हम करते रहे, क्योंकि हमारा उस समय फोकस हमेशा काम रहा था। लेकिन ओटीटी ने जो है हमें, हमारे तरीके के कलाकारों को न सिर्फ काम दिया, बल्कि लोगों को बताया कि इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, इनको आप इज़्ज़त दीजिए, इनके काम को देखिए। तो वो ओटीटी ही कर पाता है। और बॉक्स ऑफिस नंबर जो है वो एक ख़ास तरीके के स्टार्स हैं जिनकी फिल्में देखने के लिए ऑडियंस जाती है, क्योंकि वो एंटरटेन होना चाहती है। और हम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करते ही नहीं हैं। हम कहानी कहना चाहते हैं। स्टोरी टेलिंग पे आप लोगों का दारोमदार ज़्यादा रहता है। तो इसलिए जो है थिएटर में हम एक ख़ास हद तक जा सकते थे, उसके बाद हमें ओटीटी ही आगे लेके जा सकता था। जी। और आपको कोई कसक है कि ये थिएटरिकल रिलीज होती है? एक डायरेक्टर का सपना होता है कि भाई उस तरह से, ऑफ कोर्स बिग स्क्रीन में आप देखें और इतने सारे लोगों के साथ देखें तो दैट एक्सपीरियंस इज ग्रेट। बट जब आप फिल्म बना रहे होते हो तो ऐसा अगर आप सोचें कि ये तो ओटीटी के लिए है तो मैं 4 घंटे कम काम करूँगा, और अगर थिएट्रिकल के लिए है तो मैं 2 दिन और दूंगा, तो फिर फिल्म विल बी अफेक्टेड। आप जब फिल्म बना रहे हो तो आप फिल्म बना रहे हो, उसके बाद जो ओटीटी हो या थिएटर हो वो एक बिजनेस डिसीजन होता है।
both are the creative decision. जी एंड मनोज जी, जैसे कि अब एक बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह एक करियर के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन एक एक्टर, एक लंबा समय हो गया है कि एक्टर के तौर पे आपके लिए सबसे मुश्किल दौर कौन सा था? बहुत मुश्किल दौर था। हाँ। देखिए, मैंने बहुत खूबसूरत फिल्में की थी, लेकिन कोई फिल्म जैसा मैंने अभी बोला था, कोई फिल्म ट्रेड के हिसाब से अच्छा नहीं कर रही थी। चाहे वो दिल पे मत ले यार हो या फिर 1971 इतनी कमाल की फिल्म, जब वो यूट्यूब पे आई तो वो डिजिटल ब्लॉकबस्टर कहा गया। पिंजर हो, बुधिया पिंजर सिंह हो, हाय। है ना, पिंजर हो, तो ये सब फिल्में बॉक्स ऑफिस के नंबर के हिसाब से सही नहीं उठती। तो उसके बाद लोगों ने मुझे काम देना बंद कर दिया, काम ऑफर करना बंद कर दिया। वो जो दौर था, नहीं काम करना, अपने तरीके के स्क्रिप्ट का नहीं मिलना, या वो काम करना जिससे सिर्फ आपका किचन चले, वो दौर सबसे डिफ़िकल्ट दौर था मेरे लिए, क्योंकि मैं वो काम करना ही नहीं चाहता था, फिर भी मुझे करना पड़ रहा था, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए। तो जब सर्वाइव करने के लिए आप काम कर रहे हो तो वो एक अच्छी स्थिति नहीं होती है। वो उससे बड़ा दुखद कुछ एक एक्टर के लिए नहीं हो सकता जो अपने तरीके से जीवन को चलाना चाहता है या अपने तरीके का काम करना चाहता है। बिल्कुल। और आप जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की तो बहुत असीम अनगिनत चुनौतियां होंगी, क्योंकि जब आप एक इंडिपेंडेंट, एक अपनी सोच के साथ आते हैं, जब आपके पीछे कोई बहुत बड़ी लॉबी नहीं होती है या कोई बाप दादा नहीं होते उस तरह से, और आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे आते हैं, तो आपकी चुनौतियां भी अलग तरह की होती हैं। तो वो क्या थी? सबसे पहले तो हाउ डू यू स्टैंड आउट रियली, बिल्कुल। एंड फॉर दैट कैसे नजर आएंगे आप? हाँ, क्योंकि इतना कंटेंट बन रहा है अभी और इतने सारे लोग आ रहे हैं, बाप दादा हो या ना हो, इट डजंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि एक बार फिल्म रिलीज हो गई तो ऑडियंस इज द डिसाइडर। तो हाउ डू यू स्टैंड आउट, एंड दो किस्म के ऑप्शंस है, या तो आप बहुत बड़ी फिल्म बनाओ या फिर आप एक ऑनेस्ट फिल्म बनाओ, या फिर आप अगर दोनों मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो दैट वाज द ओनली अटेम्प्ट कि हम निकले और एक ऑनेस्ट फिल्म बनाए। जी। एंड मनोज जी, एक मैं आपको काफ़ी फॉलो करती हूँ ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, मैं लगातार देखती हूँ कि जितने आप एक अच्छे एक्टर हैं उतने परिवार प्रेमी भी हैं। तो एक पिता होने ने, एक पति होने ने आपके एक्टर में कितना सहयोग दिया है, क्योंकि एक व्यक्ति के तौर पे भी आप ग्रो हो रहे हैं। जी। देखिए, मेरा घर जो है, जब आप घर की रिस्पेक्ट करते हो तो घर आपकी रिस्पेक्ट करता है, ये बड़ा सीधा मानना है। और मेरा अगर मेरी शादी माशाल्लाह अगर चली है अभी तक, उसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और उन्होंने जो त्याग किया है मेरी बच्ची को पालने में, और मेरे ख्याल से ये जो भी करता है, और इन ज़्यादातर मामले में औरत ही करती है, वो उसका ऋण आप चुका नहीं सकते हो कभी भी। तो बहुत बड़ी बात है, आप उसको एक्नॉलेज करते हैं। जी, वो ऋण है जो कि मेरे मन को कचोटता भी है। लेकिन अब जब मेरी बेटी हॉस्टल चली गई है, तो जब मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ किसी फंक्शन में, जैसे शाम को बैठे थे हम लोग, स्क्रीनिंग चल रही थी, जब मैं देखता हूँ उनको बातें करते हुए लोगों से, या एंजॉय करते हुए, एक इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करते हुए, इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं होती है। क्या बात है। तो क्योंकि इतने साल किया नहीं, उन्होंने फोकस तरीके से एक माँ का रोल निभाया। बट आज मैं कह सकता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की वजह से नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं 18 साल की उम्र में निकल गया था उनकी वजह से, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक फ्रीडम दिया कि तुमको जो मन करे करो अपना जैसा है, उन्होंने दबाव नहीं डाला। लेकिन उसके बाद जो सिनेमा में जब से मेरी शादी हुई, जिस तरीके से शबाना ने मेरा साथ दिया है, वो अपने आप में मैं कहूँगा कि अगर वो नहीं होता मेरे जीवन में तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, बहुत मुश्किल होता, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी बात है ये, माशाल्लाह। मैं 2 सवाल और लूँगी। शर्मिला जी, जो कि मतलब इतनी, हम तो उन्हें एक लेजेंड का ही दर्जा देते हैं, इतना उनका अच्छा काम रहा है, आप दोनों का अनुभव कैसा रहा उनके साथ काम करने का? हम सबसे पहले फैंस थे। तो वो जब कमरे में आती थी तो हम सब ऐसे ऑटोमेटिकली उठ जाते थे कि बट शी वाज सो काइंड, और उन्होंने शी लिटरली वाज लाइक अ फ्रेंड, बट एज सून एज शी लेफ्ट द रूम फिर हम उनके गाने गाना शुरू कर लेते हैं कि मैं आज भी मैं तो उनकी उपस्थिति में गाना गाता हूँ उनकी फिल्म में। कांट स्टॉप,
क्योंकि उनको देखते ही हाँ, उनको देखते ही मुझे गाने सिर्फ याद आते हैं और मुझे ओपुर संसार और ये सारी फिल्में देवी और ये सारी फिल्में याद आती हैं जिन फिल्मों ने मतलब मेरे पिताजी और माताजी हमें फिल्म देखने के बड़े शौकीन थे, शायद इसीलिए मैं एक्टर बना। वो जब जीन्स में था कि वो फिल्म्स को बहुत अप्रिशिएट करते थे, गांव से वो शहर आते थे तो हमेशा फिल्म दिखाने के लिए हमको हॉस्टल से लेके जाते थे। तो हमारे शहर में फिल्में दूसरी या तीसरी बार आती थी, उसमें मुझे याद था कि शर्मिला जी का वो कौन सा वो जाजा और वो जो गाना है इवनिंग इन पेरिस, ये सब दाग, तौबा शिकन दाग मुझे वो थोड़ी बहुत याद है। दाग फिल्म राजेश खन्ना जी और राखी जी और शर्मिला जी। तो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम फैन की तरह से हमेशा रहें, आज भी फैन की तरह से हैं, लेकिन उन्होंने हमें इतनी आज़ादी दी ताकि हम उनसे बात कर सकें और उस तरीके से बात कर सकें जैसे कि एक खुल के बात कर सकें, एक दोस्त की तरह से बात करती हैं वो बहुत ही कमाल है। जितनी इज्जत देती हैं इस मकाम पे आने के बाद और इस तरह का करियर होने के बाद, जितनी इज्जत जितना हमें मानती हैं और जितना सम्मान देती हैं अपने आप में बहुत कमाल है। और जितनी नर्वस भी होती है शॉट के पहले, हाँ। बिकॉज़ वो जिद है कि आई हैव टू गिव माय बेस्ट, तो वो रिस्पेक्ट जो है अपने काम के लिए वो अभी भी है। बहुत अच्छी बात है। ये मेरा आखिरी सवाल है। बहुत सोशल मीडिया बॉयकॉट, ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए हम समझते हैं कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या है बॉयकॉट पे इतना ध्यान क्यों देना है? जब सोशल मीडिया वगैरह को इतनी तवज्जो हम बड़ी अन्यथा ही देते हैं जी। आप फोन देखना तो बंद, आप दोनों कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, आप फोन देखना बंद कर दीजिए अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं, आपको बॉदर ही नहीं करेगा जी। तो आप इतने उत्सुक मत होइए कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। इतना उत्सुक होने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्विटर पे भी जा रहे हैं तो अपनी बात कह करके निकल जाइए वहाँ से। इंस्टा पे भी जा रहे हैं तो अपना फ़ोटो डालिए खूबसूरत सा और निकल जाइए। बाकी दुनिया जले तो जले। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी जले वो हमसे थोड़ा बच के चले। आप लोग एक क्या सुनने वालों को, देखने वालों को और जो पढ़ेंगे इस आर्टिकल को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी फिल्म के तई? देखिए गुलमोहर, अगर कोई फिल्म आप अपने परिवार के सारे सदस्य के साथ बैठ करके शनिवार रविवार को देखना चाहते हैं, जहाँ पे आपको कोई घबराहट ना हो कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो कि मेरा छोटा बच्चा नहीं देख सकता, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि मेरी माँ नहीं देख सकती, बिना डरे हुए पूरे उत्सुकता के साथ, पूरी प्रसन्नता के मतलब खुशी के साथ अगर किसी फिल्म को देखना चाहते हैं तो गुलमोहर देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि मनोज जी और राहुल जी क्या कह रहे हैं और आप लोगों को क्या करना है। 3 मार्च ना, 3 मार्च को आप लोगों को क्या करना है वो आप लोगों को पता चल चुका है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार। और अगर मान लीजिए किसी वजह से आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप अपने दोस्त के साथ बैठ के देखिए। अगर मान लीजिए कि उसके पास भी नहीं है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और सब्सक्रिप्शन जितना लेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले आगे भी हमारे साथ फिल्म बनाएंगे। दैट्स द ग्रेट। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।